अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। कैसे हैं फिजान साहब? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। जी यही है वालेकुम पाकिस्तान के सलाम, यूएई शुक्र में। अल्लाह का, ठीक ठाक। नहीं नहीं, मैं आजकल दुबई में हूँ ओ, वापस। अच्छा, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, आई बिलीव कि हमें मजीद पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। फिर ठीक। इंशाल्लाह हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। ई इनवॉइसिंग। यूएई में ई इनवॉइसिंग क्या है, किस किस पे अप्लाई होगी, इसको किस अंदाज में मार्केट कर सकते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और जो बिजनेस पर्सन है जो यूएई में रहता है उसको इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। ई इनवॉइसिंग के हवाले से मैं चंद चीज़ें आपको बताऊं कि ये स्टार्ट हुआ था वैट को। इसका एक मेन पर्पस जो था वो ये था कि वैट फ्रॉड से बचा जा सके। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि वैट इनपुट वैट और आउटपुट वैट की एक चेन के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचता है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि हुआ ये कि एक इनपुट वैट क्लेम आया, रिफंड का क्लेम आया। ठीक है, ये इनपुट वैट किस पार्टी से कलेक्ट किया गया था? वो पार्टी मौजूद थी। ओके, इस सप्लाई चेन में आगे गए, ये इनपुट वैट किसको पे किया गया था? एक और पार्टी मौजूद थी। लेकिन आफ्टर 6 to 7 सप्लायर्स, ये 6 to 7 पार्टी के बाद सप्लाई चेन खत्म हो गई। इसकी वजह से एक वैट फ्रॉड का जो है वो रिस्क नजर आया कि वैट फ्रॉड किया जा सकता है, इसको कैसे पकड़ेंगे। इसके बाद, इसके अलावा इकोनॉमी डिफरेंट कंट्रीज में ई इनवॉइसिंग जो है वो काफ़ी सारे कंट्रीज में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यूरोप में ऑलरेडी मौजूद है। पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से ई इनवॉइसिंग को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है। पाकिस्तान में कैसे ई इनवॉइसिंग हो रही है, यूएई में कैसे हो रही है, इट्स अ बिट डिफरेंट। अच्छा, अब यूएई ने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया? इसे कहते हैं पेपल मॉडल। पेपल सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके थ्रू पेपल, ये इसका बनता है पैन यूरोपियन प्रोक्योरमेंट। इट्स समथिंग लाइक पैन यूरोपियन पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑनलाइन, पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑनलाइन। ये होता क्या था शुरू में? यूरोप ने जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है उसको डिजिटलाइज करने के लिए, उसको एक फॉर्मल करने के लिए, उसको डॉक्यूमेंटेड करने के लिए उन्होंने एक ओपन पेपल नाम की एक कंपनी है इंट्रोड्यूस करवाई। इससे क्या हुआ कि बायर और सप्लायर्स सारे लिंक हो गए। मिसाल के तौर पे आप मेरे सप्लायर हैं, मैंने आपको आपसे इनवाइस लेनी है, आपने मुझे इनवाइस करनी है। ये जिस चैनल के थ्रू करेंगे वो होगा पेपल। इसकी वजह से होता क्या है कि गवर्नमेंट को लाइव डाटा मिल रहा होता है। सही। अच्छा, अब एक एग्जांपल मैं इधर आपको देके चलता हूं ताकि थोड़ी सी इसकी समझ आए कि ई इनवाइसिंग कैसे काम करती है। एक एग्जांपल जो शुरू से दी जाती है मुख्तलिफ वेबिनार में, मुख्तलिफ सेमिनार में, जो मैं भी देता हूँ, वो ये कि आप फर्ज करें आप बैठे हैं, आप पाकिस्तान में हैं, बल्कि मैं भी एज्यूम कर लेता हूँ ज़रा पाकिस्तान आ गया। मैंने कॉल की हारून साहब को। हारून जोंग का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। मैं करता हूँ मोबिलिंक, मोबिलिंक जैसे। मैं कॉल मिलाता हूँ हारून साहब को। होगा क्या, ये कॉल मोबिलिंक जैज से कनेक्ट होगी, फिर जोंग से कनेक्ट होगी, फिर हारून शब्बीर साहब से कनेक्ट होगी। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? मैंने कॉल की, ये जैज के प्लेटफॉर्म से होते हुए फिर जोंग के प्लेटफॉर्म से होते हुए हारून शब्बीर साहब साहब तक पहुंची। टोटल पार्टीज इन्वॉल्व हैं 4। मैं, जोंग
जैज और हारून। अब हम आ जाते हैं, इनवॉइस रेज करनी है। हारून साहब मेरे कस्टमर हैं। अब मैं पहले क्या होता था, हारून साहब को इनवॉइस पीडीएफ में बनाई, ईमेल कर दी। अब क्या होगा, अब मेरा एक एएसपी है, एक्रेडिटेड सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जैज या जोंग का नेटवर्क था। मेरा एक एएसपी है, मैंने इनवॉइस बनाई, अपने एएसपी के प्लेटफॉर्म के थ्रू हारून साहब के एएसपी के पास गई और वो हारून साहब तक पहुंची। ठीक है, लाइव डाटा शेयर हो गया मेरे एएसपी से हारून के एएसपी तक, और फिर हारून तक इनवॉइस पहुंचते हुए। ये क्या है, ये इनवॉइस है। अब होगा क्या, कितनी पार्टीज हो गई, मैं, मेरा एएसपी, हारून साहब, हारून का एएसपी, टोटल 4 पार्टीज हो गई। अच्छा, लेकिन यहां पर एक और पार्टी ऐड कर दी गई, वो पार्टी जो बहुत जरूरी थी ऐड करना, वो है एफटीए, फेडरल टैक्स अथॉरिटी। अच्छा, अब क्या हो रहा है, मेरी इनवॉइस मेरे एएसपी से गई हारून के एएसपी तक, लेकिन बीच में ये डाटा शेयर हुआ एफटीए के साथ, फेडरल टैक्स अथॉरिटी के साथ। हारून साहब के एएसपी से हारून तक पहुंची। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हो गई टोटल, मैं, मेरे एएसपी, फेडरल टैक्स अथॉरिटी, हारून के एएसपी, हारून से 5 पार्टी इन्वॉल्व हो गए। इसे इसलिए कहा जाता है 5 कॉर्नर मॉडल। ठीक है, इधर तक कोई क्वेश्चन किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो गया था। ये जो आपने ओपन पेपल लिखा है ना, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ओपन पेपल ऑनर है पेपल नेटवर्क का। पेपल नेटवर्क क्या है, चलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में अभी मजीद देखते हैं। ऐसा करते हैं कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी मोबाइल नेटवर्क की, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके घर के पास एक डाक खाना है, ठीक है, एक आपका हाउस नंबर है, एक उसके आसपास पोस्ट ऑफिस है। आपके घर के साथ आप सेंडर हैं, आपके हर घर के पास एक पोस्ट ऑफिस है, पाकिस्तान पोस्ट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जिसका नेटवर्क है ट्रेन के साथ, रेलवे के साथ, जहाज़ों के साथ उसके कनेक्शन है। इसके बाद एक पोस्ट ऑफिस है जो आपने जिसको इनवॉइस भेजनी है, जिसको आपने कोई डॉक्यूमेंट लेटर वगैरह सेंड करना है डॉक्यूमेंट, उसके घर के पास एक पोस्ट ऑफिस है और एक रिसीवर का पैड है। अच्छा, अब सुनिए, आपके घर को एक नंबर अलॉट होता है, एक एड्रेस अलॉट होता है। इसी तरह से मेरी जो कंपनी है, क्विक कैश फॉर की बात करते हैं, ठीक है, ऑडिट फर्म जो है, इसका एक एड्रेस है। अब ये एड्रेस मैं आपको दे रहा हूँ पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल में। जब मैंने एक डॉक्यूमेंट सेंड करना है अपने ऑफिस से आपके ऑफिस तक, जब मैं आऊंगा ई इनवॉइसिंग की तरफ, ये पेपल आईडी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, एक पेपल आईडी अलॉट होगी। पेपल क्या है, अगेन ये यूरोप से स्टार्ट हुआ था, तो इसमें यूरोपियन एलिमेंट ही मौजूद है, पैन यूरोपियन पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑनलाइन, ये उस वक्त नाम रखा गया था इस नेटवर्क का। ये कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक अ नेटवर्क, जैसे व्हाट्सएप है। ठीक है, इसको ऑन करते हैं ओपन पेपल। अच्छा, अब देखिए, एक मेरा घर है, मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट भेजना है, मेरी जैसे आईडी है, इसी तरह आपको कैश फॉर को एक पेपल आईडी अलॉट कर दी गई है। ये पेपल आईडी आपके टीआरएन नंबर से और ओपन पेपल की तरफ से एक कोड होता है जो आपको अलॉट किया जाता है, इन दोनों से मिलकर बनती है। ठीक है, इसके बाद पोस्ट ऑफिस होता ही है क्या, मैंने अगर पुराने वक्तों में कोई डॉक्यूमेंट भिजवाना होता था आप तक, मैं जाऊंगा पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इसी तरह से पैरेलल में एएसपी, मेरा एक एक्रेडिटेड सर्विस प्रोवाइडर है। अब ये एएसपी एफटीए ने 42 43 अप्रूव किए थे मैंने लास्ट टाइम जब देखा था। अभी मे भी ज़्यादा हो गए हूँ।
लेकिन जैसे जोंग है, जैसे यू फोन की एग्जांपल आपको दी थी, इसी तरह इधर मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एएसपी जो है, ये वो अप्रूव सर्विस प्रोवाइडर है जो आपकी इनवॉइस को रिसीवर तक पहुंचाने का काम करेगा। इसी तरह से आगे नेटवर्क जो इस्तेमाल हुआ वो था पाकिस्तान पोर्ट का। यहाँ पे कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल होगा? ओपन पेपल। ओपन पेपल ने पेपल एक नेटवर्क बनाया हुआ है जस्ट लाइक व्हाट्सएप। इट्स अ सिस्टम। अब ये जितने भी एएसपीज हैं, एक्रेडिटेड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये सब पेपल से ओपन पेपल के की वेबसाइट पे जाके, उनके पोर्टल पे जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपना मेंबर बना दें। ठीक है, जितने भी एएसपीज हैं ये ओपन पेपल के मेंबर हैं। इसकी काफ़ी सारी शराइत हैं, एक अच्छी खासी हैवी फीस है, और ये तमाम टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो एएसपी से लिंक हुई हैं। जो एएसपी हैं ये सब टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिनके पास ओपन पेपल की मेंबरशिप है। ठीक है। अच्छा, अब रिसीवर का पोस्ट ऑफिस, इसी तरह से जो भी रिसीवर है, मेरी अगर दूसरी कंपनी टैक्स कंसल्टेंसी की बात करें तो वो एच स्विफ्ट एच फोर्ड टैक्स कंसल्टेंट। इसका जो एड्रेस होगा उसकी जगह उसकी अपनी एक पेपल आईडी होगी। ठीक है, और इसके बाद स्विफ्ट एच फोर्ड। यानी आप देखें कि ये इस तरह से ये नेटवर्क काम करेगा। लेकिन बीच में ये ओपन पेपल क्या करता है, जो आपकी एएसपी है, ये एफटीए को भी डाटा प्रोवाइड कर देता है। अब मैंने आपको एक इनवॉइस भेजी, मैंने एहसन साहब को एक इनवॉइस भेजी। होता क्या था, पहले मैंने एहसन साहब को इनवॉइस भेजी, एहसन ने कहा फैजान या ये प्राइस तो गलत आ गई है, 300 दरम है, आपने 250 दरम बोला था। तो वही ये मैंने कहा ठीक है एहसन साहब, मेरी पिछली इनवॉइस इग्नोर कर दें, मैं आपको नई भेज रहा हूँ। मैंने पीडीएफ में एडिट करके दूसरी भेज दी। अब नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? उसकी वजह यह है कि मैंने जो इनवॉइस भेजी हुई है वो एक चैनल के थ्रू भेजी हुई है। इसमें ये डाटा मुझसे शेयर हुआ, मेरे एएसपी के थ्रू एफटीए के पास जा चुका है। अब अगर कोई अमेंडमेंट होगी तो वो प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट के थ्रू होगी। मैंने इन्हें इनवॉइस भेजी थी 300 की, इन्होंने कहा नहीं ये तो ठीक नहीं है, मैंने इन्हें क्रेडिट नोट भेज दिया, वो वाली इनवॉइस उसके थ्रू कैंसिल हो गई। उसके बाद मैंने एक नई इनवॉइस जनरेट की 250 की, वो भेजी। तो ये डाटा अब लाइव शेयर हो रहा है फेडरल टैक्स अथॉरिटी के साथ। ठीक है, इधर तक कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो एएसपी है, आपने जैसे एग्जांपल दिए कि ये एक नेटवर्क है, जैसे हम सोर्स है व्हाट्सएप के थ्रू जिसके थ्रू ये जा रहा है, तो ये यूएई में कैसे ये अपॉइंटमेंट होगी इसकी? मतलब है कि कोई इदारा है इसका, कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई वो पर्सन होगा? किस तरीके से नहीं, एएसपी की अपॉइंटमेंट? ये एफटीए आपने खुद अपना अपना आपने खुद अपॉइंट करना है। ठीक है, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे आपको एएसपी की लिस्ट अवेलेबल है। अगर आपने खुद एएसपी बनना है तो उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो एक आईटी कंपनी हो सकती है और यूएई में रजिस्टर्ड कंपनी होगी। ठीक है, उसकी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं ज़्यादातर। टेक्नोलॉजी कंपनी उसको पूरा कर सकती है। अकाउंटिंग कंपनी जो सिर्फ एक प्योर अकाउंटिंग कंपनी है, उसके लिए सिर्फ ऐसे पूरा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको 2 साल से पेपल का मेंबरशिप होना चाहिए, ओपन पेपल का। तो वो ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं कि खुद इतनी आसान नहीं है। मोस्टली वो टेक्नोलॉजिकल कंपनी से रिलेट करती तो एएसपी का मेन फंक्शन क्या होता है, इसका रोल क्या है मेन इस? है। देखिए इसका पेपल रोल तो एक होगा, सोर्स है जिसके थ्रू जा रही है, मतलब एक चैनल है जो मॉनिटर कर रहा है, इन दोनों को मिला रहा है, सप्लायर को और कस्टमर को आपस में। जी जी, और लेकिन ये एएसपी का रोल पोर्टल है क्या ना, है? जी जी। ईएसपी बेसिकली ओपन पेपल का मेंबर है। ठीक है, जस्ट लाइक आप पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन से सर्विसेज लेते हैं, लेकिन वो लेते हैं जोंग या यू फोन के थ्रू थ्रू राइट। डायरेक्टली आप सर्विसेज नहीं ले सकते, डायरेक्टली आप किसी को कॉल नहीं मिला सकते। पेपल का नेटवर्क इन एएसपी के थ्रू ही यूज किया जा अच्छा। सकता है।
तो पेपल के ही मतलब है कि अपॉइंटमेंटेड उसके अपने ही मतलब लेग्स हैं, उसके लीड्स हैं, जिसके थ्रू ये एसपी वर्कआउट करते हैं। बिल उसका अपना एक पोर्टल होगा जिसकी आपको एक्सेस दी जाएगी। ठीक है, लाइक मेरा मैं एक एएसपी जिनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो है मार्मिन। मार्मिन हम्म। का पोर्टल है बाकायदा, हम उस तक इनवॉइसेज उसके पोर्टल के थ्रू पहुंचाते हैं। हम्म, सही। ठीक है। ओके, गॉट इट, थैंक हाँ जी, सेम भी हो सकता है, जैसे आप यू। भी जोंग यूज कर रहे हैं मैं भी जोंग यूज कर रहा हूँ, ऐसे हो सकता है। यस। ठीक। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं डेट पे। ये लास्ट टाइम भी हमने वेबिनार किया था, बट हुआ ये कि ये डेट्स उसके अगले दिन, उसी दिन बल्कि रात को शायद चेंज हो गई थी या उससे अगले दिन। तो मैंने फिर उसको अपलोड नहीं करवाया, मैंने कहा चलें हम इसको रिवाइज करेंगे। हुआ ये था कि ये जो डेट है ना, लास्ट वाली 50 मिलियन वाली, एक मिनट, ये वाली जो डेट थी 31 जुलाई, डेडलाइन टू अपॉइंट एएसपी, ये हो गई थी चेंज 31 अक्टूबर 2026। अच्छा होता क्या है? होता ये है, सबसे पहले आपने एक एएसपी लेना है, एएसपी से एग्रीमेंट करना है। अब दो फेजेस हैं। सबसे पहला फेज वो है उनके लिए जिनका रेवेन्यू 50 मिलियन से ज्यादा है। डिस्टॉर्शन तो नहीं है कोई? क्लियर है आवाज? जी क्लियर है। ठीक है, अच्छा जिनका रेवेन्यू 50 मिलियन से ज्यादा है उन्होंने सबसे पहले एक एएसपी अपॉइंट करना है। अपॉइंट, जैसे आपने एक सिम लेके रखनी है जोंग की या यूफोन की, इसको ऐसे ही एज्यूम कर लें। आपने सबसे पहले एएसपी अपॉइंट कर लिया, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। इसके बाद फेडरल टैक्स अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म पे इसको लिंक कर देना है। लिंक कहाँ से किया जाएगा? आपको मैंने सबको ई सर्विसेज का पोर्टल यूज करना सिखाया हुआ लेक्चर्स के दौरान। आप उसमें जाएं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं आपको एफटीए के पोर्टल पे लेके जा रहा हूँ। आप सबने ये वाला एफटीए का पोर्टल इस हद तक देखा हुआ है। कारपोरेट टैक्स कैसे लिंक होता है, वैट, इसके नीचे आप देखिए यूएलटीआईएन फॉर ई इनवॉइसिंग ऑनबोर्डिंग, नजर आ रहा है? इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, बाकी आपका सिर्फ कॉन्टैक्ट होना चाहिए। आप यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे एंड जो आपका एएसपी है वो आपको अप्रूव कर देगा। ठीक है, तो ये पहली डेट, पहले वाला जो काम है, ये आपने कौन सी डेट तक करना है? कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं एएसपी से, और उसके बाद यहाँ से एफटीए को इंटीमेट कर देना है। अगर 50 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू था लास्ट ईयर आपका, तो आपने 31 अक्टूबर 2026 तक अपना एएसपी अपॉइंट करना है। ये डेट चेंज हुई थी। इसी तरह से, अच्छा उसके बाद आ गया मैंडेटरी इंप्लीमेंटेशन डेट। पहले स्टेज क्या थी? पहली स्टेज थी आपने एफटीए एएसपी अपॉइंट करना है। सेकंड स्टेज थी आपने इनवॉइस रेज करना स्टार्ट करनी। 31 अक्टूबर से लेके 1 जनवरी तक आपने अपना सिस्टम रेडी कर लेना है। आफ्टर 1 जनवरी आपने जो भी इनवॉइस रेज करनी है, इट शुड बी गोइंग थ्रू एएसपी। अब ये एएसपी के थ्रू इनवॉइस कैसे जाएगी? यू हैव थ्री ऑप्शंस, सुनिएगा। पहला ये है कि मैंने एक लिस्ट बनाई तमाम इनवॉइसेस की, एएसपी को ईमेल कर दी, उन्होंने ये तमाम इनवॉइसेस पोर्टल के थ्रू भेज दी। ठीक है, अच्छा ये तब फिजिबल है जब 8 या 10 इनवॉइसेस आपकी साल की रेज हो रही हो, या महीने की 8 या 10 इनवॉइसेस रेज हो रही हो। अगर डेली बेसिस पे 8-10 इनवॉइसेस रेज होनी है, तो फिर ये आपके लिए फिजिबल नहीं होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको अपने पोर्टल को, अपने सिस्टम को इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। दैट्स अ कॉस्टली एक्टिविटी। होगा ये, फर्ज करें आप यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स को आपने मार्मेन से लिंक करना है। तो क्या होगा कि आपको अपने सिस्टम में इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक ऑप्शन है, बट दैट इज एक्सपेंसिव।
ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो ASP का पोर्टल है उसकी एक्सेस होगी, आप वहां पे जाकर भी इनवॉइसेस रेज कर सकते हैं। सर ये उस केस में मीन्स अगर टर्नओवर की बात करें जो 50 मिलियन से जिनका ज्यादा होगा उनकी इस जो पे डेट होगी वो उसके बाद 31 अक्टूबर 2026। 36 ठीक है तक सिर्फ ASP जी, अपॉइंटमेंट करना है, और सिर्फ उनकी ASP फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो लाइव होगी वो जनवरी 2017 को होगी, करेक्ट? एग्जैक्टली जी। और अगर आप डेडलाइन पे अपॉइंट नहीं करते तो पर मंथ 5000 dirham फाइन है। और ये जो सर टर्नओवर का क्राइटेरिया है ये ग्रुप, अगर बिजनेस ग्रुप वाइज है उसका कंसीडर होगा या ये वैट नंबर के ऊपर होगा कि सिंगल वैट की नहीं इतनी होनी नहीं नहीं, चाहिए? इसका वैट से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक इंडिविजुअल कंपनी से है। आप चाहे वैट ग्रुप रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, इसका ताल्लुक इंडिविजुअल से है। ठीक है, चाहे तो हम एक ही वैट ग्रुप के सिर्फ अंदर आते वैट हैं। जो है वो सिर्फ इनिशियल पर्पज था। अब लेटर ऑन चीजें आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने हर कंपनी को सेपरेट पेपल नंबर पेपल आईडी अलॉट करनी है। हर कंपनी को इंडिविजुअल लिया आपने देखना है। हाँ लेकिन एक बिजनेस के समझ लो कि ब्रांचेस है वो तो सेम ही बिजनेस कंसीडर ब्रांचेस होगा, सेम होंगी लेकिन जी, एक ब्रांचेस ये सेम वो तो होंगी। सेम कंसीडर होगा। अगर एक बिजनेस के अंदर ग्रुप है दूसरे, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स भी उसके अंदर आ रहे हैं, वैट नंबर डिफरेंट है उनका, नहीं, एक बिजनेस मिनट ट्रेड निशान देखिए, इसका डिफरेंट है। ताल्लुक है कंपनी की रजिस्ट्रेशन से। अगर आपने कंपनी की 3 रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है ना, 3 दुकानों के लिए 3 सेपरेट कंपनीज बनाई हुई हैं, तो तीनों की सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है। ब्रांच लेकिन अगर एज अ ब्रांच आपके ट्रेड लाइसेंस पे लिखा हुआ है ब्रांच ऑफ अ कंपनी, ब्रांच ऑफ अ लोकल हम्म, कंपनी, तो ब्रांच ऑफ अ लोकल कंपनी अपनी पेरेंट एंटिटी का पार्ट तस्वर होती है। हम्म, ठीक है। अगर उनका ट्रेड लाइसेंस डिफरेंट है तो वो डिफरेंट बिजनेस कंसीडर होगा। अगर ट्रेड लाइसेंस के ऊपर मेंशन है कि कंपनी है, ये सेपरेट कंपनी है, तो फिर वो डिफरेंट तस्वर होगा। लेकिन ट्रेड लाइसेंस यहाँ पे होता ये है कि फर्ज करें मेरी एक शॉप है एक जगह पे। ठीक है, मैंने एक ट्रेड लाइसेंस लिया हुआ है, मैंने एक दूसरी जगह पे एक दूसरी दुकान बनानी है, तो मुझे उसके लिए ब्रांच का लाइसेंस लेना पड़ेगा। सही। हम्म, अच्छा, सही। अब इसमें मैं अगर बात करूं फीस की, तो पहली जो फीस है ना, ASP जो कॉन्ट्रैक्ट करता है आपसे 3,000 dirham तकरीबन उसी स्टेज पे ले लेते हैं। ये वन टाइम फीस होती है ऑन बोर्डिंग। हम्म, ठीक है। पहली जो स्टेज है इस पे 2 to 3,000 की कॉस्ट आती है। अब बहुत सारे हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, इसके ऊपर ही जाती है। ठीक है सर जी मेरा एक क्वेश्चन था इसमें। जी जी ये जो 50 मिलियन का थ्रेशोल्ड है, अगर ये जो 50 मिलियन है ये प्रीवियस ईयर में कंसिडर होगा या जी, प्रीवियस ईयर, 2026 की अगर हम बात करें तो उस प्रीवियस ईयर यानी 2024 का टर्नओवर देखना है हमें? 25। सॉरी 25, हाँ ठीक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ, ये पहली स्टेज है। उसके बाद आपको साथ ही पोर्टल की एक्सेस भी चाहिए होती है, क्योंकि जाहिर बात है पे एक तो वन टाइम ऑन बोर्डिंग फीस है, इसको आप साइनिंग फीस कह लें, एग्रीमेंट की साइनिंग पे देनी पड़ रही है। इसके बाद FTA का पोर्टल आपने यूज करना है। अब अगर मैं इस स्टेज पे बात करूं, तो इस स्टेज पे तकरीबन आप कह लें कि 7-8 हज़ार dirham फीस पोर्टल की भी दी जाती है, पोर्टल लाइसेंस की। ठीक है। तो आप ये देखिए कि अभी तक जो फीस चल रही है मार्केट में, अभी इतने ज्यादा, अब लेस देन 50 ASPs हैं। अभी तक जो इनिशियल फीस चली जाती है तकरीबन 10,000 dirham मिनिमम, ये मैंने मिनिमम बताया है, जो सबसे सस्ते ASPs हैं उनका बता रहा हूँ कि जब आप अभी इस स्टेज पे, अभी पहले वाली स्टेज पे है ना हम, ये 50 मिलियन से ज्यादा वालों के लिए जिनका रेवेन्यू 50 मिलियन से ज्यादा है, तो पहली स्टेज पे ये आप देखें कि 10,000 dirham तकरीबन ASP का जा रहा है। ठीक है। साइनिंग फीस एंड दूसरी कौन सी फीस है, ऑन बोर्डिंग फीस, सॉरी, पोर्टल लाइसेंस फीस। FTP इसके बाद फर्क करें, आपने इंटीग्रेट करवाना है। आप कहते हैं नहीं यार, बहुत ज्यादा इनवॉइसेज हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तमाम पोर्टल पे अपलोड करता फिरूं। तो हो ये कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली लिंक हो जाए ASP से। मैं इधर अपने पोर्टल पे जाके अपना जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उस पे इनवॉइसेस बनाता जाऊं, और वो ऑटोमेटिकली अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर ASP के पास जाती रहें।
इस काम के लिए आपने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को और पोर्टल को लिंक करना होगा। इसकी फीस आपकी आईटी कंपनी और आपके आईटी एक्सपर्ट डिपेंड करता है कितने लेते हैं। ठीक है, अब मैं अगर बताऊं तो मैं इस पे तकरीबन 35,000 टू 40,000 dirham चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेटली इसमें हमारी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये बेसिकली आईटी कंपनी का काम है। ये एक एस्टिमेट आपको दे रहा हूँ ग्राफ, ये ज़रूरी नहीं है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। एएसपी की जो मैंने आपको प्राइसेस बताई हैं वो मिनिमम है। ठीक, तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट मौजूद है या आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसका रेवेन्यू 50 मिलियन से ज़्यादा है, तो 31 अक्टूबर से पहले पहले आपने अपने ये जो काम है ये मुकम्मल करने हैं। अब एक अपॉइंट करना है आपने अच्छा था एएसपी, और उसके बाद मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन डेट से पहले आपने अपने पोर्टल को, अपने सिस्टम को रेडी करना है कि वो इनवॉइसेज ई इनवॉइसेज जनरेट कर सके। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो लाइसेंस फीस और रजिस्ट्रेशन फीस है, ये तो हो गई इनिशियल, इसके बाद एनुअल चार्जेस कितने हैं? एनुअल चार्जेस डिपेंडिंग अपॉन इनवॉइसेज। ठीक है, अगर ओके। लाइक फर्ज करें कि अच्छा ये भी एक कॉस्ट है, ये इनिशियल स्टेज तो नहीं है लेकिन उसकी नेक्स्ट स्टेज पे कॉस्ट है। ये अब डिफरेंट चार्ज करते हैं। अगर किसी की 1000 इनवॉइसेज हैं तो कई को मैं जानता हूँ वो कर रही हैं 4-5 हज़ार दरम का ये एएसपी कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैंने आपको एएसपी के लाइसेंस की फीस तो मिनिमम बता दी, लेकिन अगर एनुअल चार्जेस की बात करूं तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इनवॉइसेस, और मिनिमम आप देखें कि मिनिमम भी 1000 इनवॉइसेस का 4-5 हज़ार dirham आपको जहन में रखना है मिनिमम। और अगेन दिस इज एएसपी फीस। ठीक है। ठीक है, अ, और अच्छा सर जी। एएसपी कई जी एक सेकंड मैं प्लीज लेट मी फिनिश। कई एएसपी जी जो जी। हैं वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, तो वो मे बी 5,000 dirham के बजाय आपको $5,000 या मे बी $15,000 भी मिले मार्केट से। ठीक है, अच्छा सुमेरा। सर अलैक्म मेरा सर। सवाल था। एक सर सेकंड प्लीज, यस सुमेरा। सर मुझे ये पूछना है कि देखिए ई इनवाइसिंग में हम जो है रिसीवेबल और पेबल दोनों के इनवाइसिंग भी कर रहे होते हैं, बिलिंग भी कर रहे होते हैं। तो ये जी जो चार्ज जो कनेक्टिविटी होगी, तो ये दोनों की होगी या सिर्फ ओनली इनवाइसिंग की होगी? देखिए, जो फीस दे रही हैं वो तो दोनों की बेसिस पे दे रही हैं, क्योंकि आपका सिस्टम, पोर्टल सिस्टम एएसपी के थ्रू ही इनवॉइस रिसीव भी करता है। सही सर। ठीक है, यस। एक और क्वेश्चन भी कोई पूछना चाह रहे थे? जी सर जी, मेरी ना रिसेंटली एक एसपी से बात हुई थी, मैं यूएई में ही होता हूँ। उनसे मेरी डिस्कशन हुई और वो ये कह रहे थे कि अगर आपकी मंथली 500 तक की इनवाइसेज है, यानी मंथली इनवाइस की क्वांटिटी 500 तक है, तो आपको फिर भी हम ये सहूलत देंगे कि आप अपना सिस्टम इंटीग्रेट ना करें, जस्ट सिस्टम से फाइल एक्सपोर्ट करें एक्सेल में और हमारे पोर्टल में अपलोड कर दें। जस्ट ये वो जो डिपेंड ई करता है आपको इनवाइसिंग की कौन सा अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट है। सॉफ्टवेयर है। हाँ, ये तो बिल्कुल उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज है ना कि अगर हम इंटीग्रेट नहीं करते तो फाइल्स एक्सपोर्ट करके जो रिक्वायरमेंट पूरी हो इनवाइसिस की, वो हम पोर्टल पे अपलोड कर दे विदाउट इंटीग्रेशन। देखिए उमर, कई एएसपीज इस तरह की ऑफर कर रहे हैं, कई नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ इनवॉइसेस तो ऐसी हैं जो हर एएसपी ने, कुछ ऑफर हर एएसपी करता है। लाइक अगर आपकी साल की 100 इनवॉइसेस हैं तो इन सब ने एफटीए से कमिट किया हुआ है कि हम 100 इनवॉइसेस तक फ्री ऑफर करेंगे। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने साइनिंग फीस रखी हुई है अपनी, पोर्टल लाइसेंस के नाम से फीस रखी हुई है। तो वो अब क्या करते हैं कि बाकी 100 इनवॉइसेस फ्री कर देते हैं, लेकिन ये बाकी चीज़ों के नाम पे कॉस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप कौन से एएसपी के साथ चल रहे हैं और आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कितनी कैपेबिलिटी रखता है। ओके। मेरा बेसिकली मेरा सवाल ये था कि ये काम इजीली हो सकता है अगर हमारे सॉफ्टवेयर में जो एफटीए की वो 51 फील्ड्स हैं इनवाइसेस की, वो अगर हमारा सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर रहा है और एक्सपोर्ट करने से फाइल में सारा डाटा आ रहा है, तो हम सिंपली अपलोड कर सकते हैं एएसपी के कर सकते पोर्टल हैं, में। कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। यानी इसके लिए वो रिक्वायरमेंट हमारे सॉफ्टवेयर ने पूरी करनी है, जो 51 फील्ड्स हैं वो होनी चाहिए उसमें। जी एग्जैक्टली, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगी। जी जी। थैंक यू।
लेकिन सर अगर एक्सेल में जाएगी तो अल्ट्रेशन का कुछ उसमें वो नहीं रहेगा, रिस्क नहीं रहेगा कि, क्योंकि डायरेक्ट जाना एक डिफरेंट वे है और अल्ट्रा नहीं नहीं, वो एक्सेल में तो चलो एक्सपोर्ट देखती करके। चली जाएगी। एएसपी बड़ी रिस्पॉन्सिबल पार्टीज हैं। हाँ, बट फिर भी एक्सेल में तो नहीं उसको अपलोड करें, बेटर होगा कि आप किसी फॉर्मेट में या एक्सएमएल में करके ना, एक्सएमएल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके आप उसे सेंड कर दें। अच्छा, अदर बिजनेसेस के लिए भी डेट आपके सामने है। 50 मिलियन से कम का रेवेन्यू है तो 31 मार्च 2027 डेडलाइन टू अपॉइंट एएसपी। सर वो मेरे क्वेश्चन है। जी, एक मिनट दे देंगी सुमेरा, थोड़ा सा हम आगे जी। चंद चीजें डिस्कस कर लें। अच्छा, बाकी बिजनेसेस तो 50 मिलियन से कम है, जिसमें बहुत सारे कंसल्टेंट्स का, फ्रीलांसर्स का स्पेशली इंटरेस्ट होता है, उनके लिए डेडलाइन टू अपॉइंट एएसपी है 31 मार्च 2027, लेकिन गो लाइव डेट है 1 जुलाई 2027। ठीक है, लेकिन तब तक इंशाल्लाह कॉस्ट कम हो चुकी होगी। अभी तक जो कॉस्ट चल रही है वो तो 50 मिलियन से ऊपर वाली कंपनीज के लिए चल रही है। सही। सर एक चीज़ पूछनी थी, मैं मेरा नाम आरिफ है। जी, सर मुझे ये पूछना था, ये जो 51 फील्ड है, तो ये मैं अगर पाकिस्तान से बैठ के कर रहा हूँ तो मेरी सारी जो रेवेन्यू है वो सारी एक्सपोर्ट की है, लोकल नहीं, क्योंकि फ्री जोन में तो लोकल सेल नहीं कर सकते हम। तो उनके लिए क्या है, 51 फील्ड किस देखिए तरह फिल 51 होंगी? फील्ड में ये जरूरी नहीं है कि हों। 51 फील्ड कौन कौन सी होती हैं? ज्यादातर 51 फील्ड से मुराद क्या है? सेंडर एड्रेस, बायर एड्रेस, सेंडर टीआरएन, बायर टीआरएन, सेंडर का नेम, बायर का नेम, अमाउंट, अमाउंट विदाउट वैट, वैट अमाउंट, इंक्लूसिव ऑफ वैट, एक्सक्लूसिव ऑफ वैट, ये तमाम फील्ड हैं जो फिल होनी चाहिए। अब इसमें से सही है। कई एक जो होती हैं तो वो तो ब्लैंक ही होती हैं, नॉट एप्लीकेबल भी हो जाती हैं बाजू का। ठीक है, मसलन सही। फर्ज करें आपका जो बायर है वो वैट हम्म। रजिस्टर्ड ही नहीं है। सही। ठीक है, हाँ, अलबत्ता उसको जो, अगर उसकी पेपल आईडी है तो वो मेंशन करनी होगी। सही है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब सर जो देखिए, अब पाकिस्तान, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर कर रहे एक हैं, सेकंड, दुबई से। अरे तो आते हैं। अच्छा, उसमें अब तो देखिए, आप फर्ज टीआरएन करें नंबर का एक्सपोर्ट की। सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब एक और चीज है, अब फर्ज करें कोई एक्सपोर्ट कर रहा है। हम्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? अब फर्ज करें कि मैंने आपको पूरी एक चीज समझाई सी कि मैंने अपनी पीपल आईडी, जैसे एड्रेस होता है पोस्ट ऑफिस के केस में, सही। मेरे एड्रेस से आपके एड्रेस तक एक पहुंची, कोई डॉक्यूमेंट पहुंचा। इस केस में क्या होगा? इस केस में जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसके पास ट्रिपल आईडी मौजूद नहीं है, तो सही है। एफटीए ने एक हाइपोथेटिकल नंबर दे दिया, एक ट्रिपल आईडी अलॉट कर दी कि जो भी एक्सपोर्ट है ना वो सब आप हम्म। इस एड्रेस पे भेजते जाएं। ठीक है, एक नंबर आपको दे देगी कि आपने इस पे जो एक्सपोर्ट हो रही है ना वो आप जी। इस आईडी पे भेजिएगा उसकी इनवॉइस। सही है। बेशक आप साथ पीडीएफ में अपने क्लाइंट को भी भेज दें, लेकिन वो जो सही। डाकखाने में जो भी चीज जाएगी स्पेसिफिक एड्रेस पे वो तमाम आपकी एक्सपोर्ट होंगी। सही है। ओके। अच्छा सर, इसके लिए जो है, ये कोई अपना सॉफ्टवेयर है या हम किसी से उसको परचेज करना पड़ेगा, या हमें कोई रेंटल क्या कॉन्ट्रैक्ट चीज? करना पड़ेगा, क्या चीज़ है? नहीं नहीं, एएसपी से तो आपको कांटेक्ट करना ही करना है। सही है। ठीक है। सही है। अच्छा, इसमें से डेट चेंज हो गई हैं। बाकी ये इनवॉइसिंग का पहला डॉक्यूमेंट है आपके साथ ही मैं शेयर कर दूंगा। ये इसी की सही। समरी है, जिसे मैंने समरी बनाई हुई है आपके सामने। जी जी। इसका नेक्स्ट पेज पे जो सोर्स ऑफ लॉ है वो भी मौजूद है। सही है। ठीक है। सही। अच्छा, पाकिस्तान में भी ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये लाइसेंस इंटीग्रेटेड के थ्रू हो रहा है। सही है। ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं, फाइन वगैरह, ये अगर आप एएसपी अपॉइंट नहीं करते तो 5,000 दरम पर मंथ है। और सही। फाइन की लिस्ट आपको दे दूंगा। ये नॉर्मली जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इसको क्लाइंट्स को डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो इसका सबसे मेन रोल होता है, तो ये भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक सही है। है। सही। बाकी कोई क्वेश्चन किसी का? इसके अलावा जी सर, मेरा सर। क्वेश्चन था यहाँ पे, ये एक जो सेकंड। ई इनवाइसिंग है ये क्या सब बिजनेसेस के लिए कंपलसरी है? फॉर एग्जांपल कि जहाँ पे जो नेचुरल पर्सन होते हैं, प्रोप्राइटरशिप वगैरह हो गई, छोटे छोटे जो कैफेटेरिया वगैरह होते हैं, तो क्या इनके लिए भी कंपलसरी है या इसका कुछ थ्रेशोल्ड है कि मिनिमम इतनी आपका रेवेन्यू देखिए, होना मैंने चाहिए आपको बताया बेसिक? कि अभी आपसे जो शेयर किया था कि 50 मिलियन से ऊपर वालों की तो डेडलाइन अभी चल रही है 31 अक्टूबर तक, लेकिन अब 31 मार्च से ये हर किसी पे अप्लाई होगा। नहीं होगा तो बी टू सी पे नहीं होगा, यानी वो लोग
जो फाइनल कंज्यूमर को सर्विसेज दे रही हैं, लाइक रेस्टोरेंट, ठीक है। लेकिन ये भी टेम्परेरी है, सिस्टम कुछ इस तरह से है कि ये हर किसी को एएसपी अपॉइंट करना पड़ेगा, हर किसी को ई इनवॉइसिंग में जाना पड़ेगा, चाहे किसी ने लाइसेंस लेके रखा हुआ है। तो सर ये छोटे बिजनेस के लिए तो ये अफोर्ड करना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा कि 10,000 हाँ तक नहीं, ये उसकी देखें, कॉस्ट आ रही है? आगे कॉस्ट इंशाल्लाह कम होगी। अभी लेस देन 50 राइट। एएसपीज हैं, तो मे भी मार्च तक ये शायद 300-400 हो जाएं। तो तब इंशाल्लाह ऐसी भी होंगी जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2,000-3,000 dirham में पूरा साल उनका निकल जाएगा। तो जो 25-30 हज़ार dirham का लेते हैं, 20-25 हज़ार dirham का लाइसेंस लेके बिजनेस करते हैं, वो 2-3 हज़ार dirham और कंप्लायंस कॉस्ट में भी दे देंगे। तो सर इसमें जो कंपनीज होंगी इनको फिर लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे जो ई इनवॉइसिंग में जिनको एक्सपर्टीज वगैरह होंगी, या उनको बस उसी के साथ इंटीग्रेशन नहीं, विल बी इनफ? देखें, ये वाला काम आई बिलीव कि कोई भी अकाउंटेंट कर सकता है, कोई आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसे इंटीग्रेशन करनी है, तो उनकी जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी इन हाउस आईटी टीम भी होती हैं। मैं कई क्लाइंट्स ऐसे भी हैं कि उन्होंने कहा था कि इंटीग्रेशन वाला काम हम खुद करेंगे, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी टीम मौजूद है। जी सर, मैं एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रहा था कि जो अकाउंटेंट्स हैं या जो इस तरह के लोग हैं जो जॉब्स सीकर्स हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर आप बताना चाहेंगे? अच्छा, देखिए, ई इनवॉइसिंग का जो बेसिक आपको पता होना चाहिए वो यही पता होना चाहिए, बीइंग एन अकाउंटेंट स्पेशली जॉब सीकर, जितना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल काम आपके नहीं है, ना ये अकाउंटेंट्स की फील्ड में आते हैं। आपने एएसपी को लिंक कर देना है अपने पोर्टल के साथ, और बाकी इनवॉइसेस वगैरह अपलोड कर देनी है, वो भी आपको एएसपी, जो आपका रेलिवेंट एएसपी है, वो काफी हद तक गाइड करेगा, ठीक है। बाकी जो इंटीग्रेशन वाला काम है ये तो आईटी टीम का है। ये आपके सॉफ्टवेयर ही में, फॉर एग्जांपल अगर जोहो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो उसने इंटीग्रेशन की होगी कि जोहो डायरेक्टली लिंक हो जाए आपके रेलिवेंट एएसपी से। आपने इनवॉइसेस बना रहे हो नॉर्मली, जैसे आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वैसे ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज हो रहा हो, उसके बीच में बाजू बात कई इंटीग्रेशन करने वालों ने, इंटीग्रेटर ने एक ऑप्शन दे दिया है सेंड टू एएसपी, उधर ही से क्लिक करते हैं तो इनवॉइस एएसपी के पास चली जाती है। तो ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ करना हो, जिसमें बीइंग एन अकाउंटेंट, हाँ बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, इसमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अगर आप एज अ जॉब सीकर बात करें तो आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसा रिस्क या रिवॉर्ड अवेलेबल है। बस पता होना चाहिए, नो हाउ होनी चाहिए। देखें, जो बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने इंटीग्रेशन कर दिया उनकी तो ठीक है, ऑब्वियसली उनके पास डिपार्टमेंट आईटी का वो सारा इंटीग्रेट कर लेगा। जो छोटी कंपनीज हैं उनको तो मेरे साथ बंदे चाहिए होंगे ना, कि जो मतलब एक्सपोर्ट कर सकें या उसको प्रॉपरली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ उनको लुक आफ्टर वगैरह कर सकें। नहीं, देखें, अभी तक तो छोटी कंपनीज पे बात आई नहीं है ना। 50 मिलियन से कम जब आएगा तो तब डेफिनेटली एक तो इसकी कॉस्ट भी कम होगी, प्लस उसके लिए कोई ना कोई ऑप्शन भी रेलिवेंट दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखें, दो तीन तरह की चीज होती है, लाइक एक तो ये होता है कि कोई कंपनी है छोटी सी, उसकी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी, लाइक ये जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, इनकी डेली की 100+ इनवॉइसेज होती हैं। तो इनको तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अपने अकाउंटिंग इंटीग्रेट हो, ताकि वो एसपी को भेजी जा सके। लेकिन कई होते हैं वॉल्यूम उनका, बेशक रेवेन्यू ज़्यादा भी हो, उनकी चंद एक इनवॉइसेज होती हैं जो बड़ी होती हैं, ठीक है। लाइक रियल एस्टेट ब्रोकर्स की बात कर लें, एक इनवॉइस से वो 2-3 लाख dirham कमा लेते हैं, और उनकी शायद 10 इनवॉइस होंगी मंथ में हार्डली। तो वो तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली भेज दें, अगर डायरेक्टली एएसपी को भेज दें तो उनके लिए वो ज़्यादा फिजिबल है, ठीक है। लेकिन इरफान, सर यहाँ पे जी सर। जैसे हमने यहाँ पे थ्रेशोल्ड की बात की है कि जिनकी ग्रेटर है 50 मिलियन से वो तो रेडी होगा अभी, लेकिन दूसरा जो लेस है हो सकता है जिसको वो इनवाइस दे रहा है उसका थ्रेशोल्ड कम हो और वो रेडी ना हो। सिस्टम में ये क्लैश नहीं आएगा या इनवाइस लाइव सेम टाइम हो गया? अभी तो एएसपी की अपॉइंटमेंट की डेट आई है। जी जी, ये नहीं, ये वाला प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। इस काम के लिए वही सोल्यूशन है कि जहाँ पे आपकी बायर के पास कोई पेपल आईडी अभी तक मौजूद नहीं है, वहाँ पे एक रेलिवेंट हाइपोथेटिकल पेपल आईडी दे दी जाती है कि आप इसे भेजें, जस्ट लाइक जैसे एक्सपोर्ट के केस में करते हैं। लेकिन विद टाइम हर किसी ने ये इनवॉइसिंग करनी है। हम्म। तो मुस्लिम एक हिसाब से ये क्लोन बन के एक हिसाब से उनका भी रिप्लेसमेंट वही सेम ही प्रोसेस रहेगा ताकि प्रोसेस ब्रेकअप ना हो।
क्योंकि ये बहुत ही Exactly. कॉम्प्लिकेटेड है, और जाहिर बात है अगर एक कंपनी का 50 मिलियन से बढ़ गया है तो दूसरे का तो कम हो ही सकता है, और वो रेडी भी नहीं होगा, वो बोलेगा कभी मेरी अपॉइंटमेंट भी नहीं हुई, मेरा टाइम भी रहता है, और अभी क्योंकि उनकी तो डेट होगी आफ्टर जुलाई मार्च 27 को। जान, तो एक साल जो के जिसकी अंदर क्रेडिट जी, लेकिन बिल्कुल टेम्परेरी एक डिफरेंस आएगा, लेकिन एक साल के अंदर इंशाल्लाह सब इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है इरफान साहब। सर ये जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं ये भी कैनवस का इंटीग्रेटेड कर रही होंगी ना डायरेक्टली अब तो, उसके बाद जब ये सब स्टार्ट हो जाएगी इनवाइसिंग, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर हम लोग परचेज करते हैं तो बहुत सारी कंपनीज ये भी करेंगी ना, इंटीग्रेटेड भी करेंगी, और प्लस उनके पास भी ये भी आईटी कंपनी है तो ये भी बन सकती है। हाँ नहीं, मैं नहीं समझा क्या होगा सॉफ्टवेयर कंपनीज के पास। मैंने कहा ये सॉफ्टवेयर कंपनीज भी टीएसपी बन सकती है ना, अगर जो है जब ये ई इनवॉइसिंग हाँ स्टार्ट हो हाँ, जाएगी बस अपने सॉफ्टवेयर को भी अगर मैं आपको बताऊं सुमेरा, मैंने खुद एक दफ़ा बनने की कोशिश की थी, ठीक है, लेने की लाइसेंस। तो वो इतनी सारी टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो डायरेक्टली मीट नहीं कर रहा था। तो उसमें फिर मैंने कोलैब किया 4-5 एएसपीज के साथ। ठीक है, सबसे मीटिंग की है और उनके साथ में मिलके डिस्काउंटेड प्राइस लेके उनके साथ चल रहा हूँ। तो डायरेक्टली अकाउंटिंग कंपनीज के लिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, अनलेस वो बहुत बड़ी कोई बिग फोर हो। हाँ, जो बाकी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जिनकी इंतहाई स्ट्रिंजेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, इन स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के बाद ही आप एएसपी बन सकती हैं। अभी देखिए इसको तकरीबन साल होने वाला है, लेकिन अभी तक सिर्फ लेस देन 50 एएसपीज हैं। तो हर सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं बन सकती, उसका रेलिवेंट 2 साल का ई इनवॉइसिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है अच्छा इरफान। सर मुझे, आगे एक बात कर रहा सेकंड। हूँ सर मुझे। जी आरिफ। अच्छा सर मुझे ये पूछना था, ये जो एसपी वाले हैं, ये इनको डेटा किस तरह दिया जाएगा, क्या होगा? देखें, या तो आप फाइल एक्सपोर्ट करके भेज देंगे, या सही उनके है। पोर्टल पे जाके, उन्होंने आपको पोर्टल दिया होगा वहां से एक्सेस कर लीजिएगा। या एक चीज सही है। होती है कि आप इंटीग्रेट करवा लें अपने सिस्टम को। सही है। मगर सर इसमें मैंने देखा है कि उसमें जो प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट हमारी पार्ट्स होते हैं, असल में बेसिकली इंजीनियरिंग कंपनी है तो पार्ट्स हम सप्लाई करते हैं। तो वो पार्ट्स तो 100 से ऊपर या 200 भी पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, तो उसको वो किस तरीके से क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करें। नहीं, आपकी ये मंथली बेसिस पे आपकी 100-200 इनवॉइसेस हैं। नहीं मेरी जो हाँ तकरीबन मंथली हो जाती है इतनी। नहीं, देखें, अगर आप उसको एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर अगर अच्छी तरह से एक्सएमएल में एक्सपोर्ट करता है फाइल, तो आप उसी को यूज करके एएसपी को भिजवा दिया करें। अदरवाइज आप ये करें कि इंटीग्रेट करवा लें। नहीं एक तो ये है कि 200 नंबर ऑफ इनवाइसेज हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि एक ही इनवाइस में मल्टीपल पार्ट्स हैं, 100 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, इस तरह से होता है, हाँ, तो तो वो वो उसको एक किस इनवॉइस तरीके से करेंगे? वो एक इनवॉइस काउंट होगी। हाँ एक ही इनवाइस है वो, बेसिकली एक ही इनवाइस है पूरे पार्ट्स में, एक इनवाइस में 100 पार्ट्स हैं। आप जी जी, सही है। मल्टीपल आइटम जा सकते हैं, एक इनवॉइस में मल्टीपल मल्टीपल आइटम आइटम चीजें वो जा उसको, सकती है। तो वो भी उसी जी, तरीके से उसको मल्टीपल लेगा या उसको कोई कलब करके फिगर बनाएगा, क्या करेगा वो? नहीं, जस्ट लाइक जैसे वैट इनवॉइसेस में आपका सिस्टम चल रहा है। हाँ 10 दरम की अगर आपने 5 चीजें ली हैं तो टोटल 50, सबको ऊपर ब्रेकअप आ रहा होगा आइटम का, नीचे टोटल सही है। फिगर आ रहा होगा। इट्स जस्ट लाइक दैट। अच्छा मतलब हम आइटम उसको की कोई अपने डिस्क्रिप्शन पार्ट्स में की डिटेल देंगे, क्या करेंगे ताकि जी वो वो डेटा देंगे। जब एग्जैक्टली। काम करे तो उसके बाद वो चीज़ मौजूद हो तो वो इनवाइस जनरेट करेगा। जी बिल्कुल। ऐसा ये लिस्ट ऑफ तो पार्ट्स एक ही जनरेट। लाइन में देखो सर। एक सेकेंड। अच्छा इरफान, आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 50 मिलियन का थ्रेशोल्ड है, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, हेलो। आवाज आ रही थी आपकी, बोलें। मैं ये कह रहा हूँ कि 50 मिलियन का जो थ्रेशोल्ड है, तो इसमें ये जो सुपर मार्केट और बड़े बड़े जो हाइपर मार्केट है, उनका 50 मिलियन का जो है थ्रेशोल्ड को मीट करेगा, वो कैसे करेंगे सर? हाँ, लाइक बड़े हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट्स हैं, तो वो डेफिनेटली अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करवाएंगे, क्योंकि उनकी इनवॉइसेज इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो डायरेक्टली तो उनको एक्सपोर्ट करना तो उनके लिए फिजिबल ही नहीं है। लेकिन सर ये B2C तो होगा नहीं ना, ये तो B2B होगा। हाँ जी, अभी नहीं है B2C। अगर रिटेल वाले तो फिर भी अभी कस्टमर को करेंगे, हाइपर मार्केट तो उनके एग्जैक्टली ऊपर तो एग्जैक्टली जी है हाँ। नहीं उनकी मैसेज पे। लेकिन ये है कि उनकी जो इम्पोर्ट है वो होगी उनके ऊपर, मतलब है जो वो उनकी परचेज है वो तो ऑफ कोर्स वो होगी, लेकिन उनकी सेल ASP नहीं हो, वो AR नहीं होगी, लेकिन AP जरूर होगी उनकी। ये भी हो सकता है ना, एक मॉड्यूल हो आपका। हाँ जी, ये आपने ठीक बोला कि B2C में आप कह लें कि B2C में अप्लाई नहीं होता, अभी तक अप्लाई नहीं होता। अच्छा, लेकिन मैं भी आपको एक बात बताऊं कि सिस्टम ऐसे डिजाइन हो रहा है कि सूनर और लेटर
B2C कंपनी को भी ई इनवॉइसिंग करवानी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि सिस्टम को अभी तक तो आपने ये कर लिया कि चलो जिसके पास पेपल आईडी नहीं है आपने एक हाइपोथेटिकल पेपल आईडी दे दी, लेकिन लेटर ऑन ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये इनवॉइस किसके पास गई है, क्योंकि इनपुट वैट, असल चीज तो इनपुट वैट है। अब फर्ज करें कि मैं B2C, मैं एक हाइपर मार्केट हूँ, B2C बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से सामान खरीदता हूँ, अब मेरा इनपुट वैट वहां से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये देखने के लिए कि इसका आउटपुट किसने पे किया है, ठीक है, इसका इनपुट वैट का बेनिफिट किसने उठाया है, यहां पे भी पीपल आईडी की जरूरत होगी। सूनर और लेटर B2C कंपनीज पे भी अप्लाई होगा, ई इनवॉइसिंग अप्लाई होगी, ठीक है। उमर आलम, लेकिन तो सर ये वेरी हार्डली है ना कि हम कंज्यूमर है, हमने जाके कुछ परचेज किया है तो हम ही उनके कस्टमर है। अब B2C के ऊपर हम कैसे वो करेंगे प्रैक्टिकली नहीं अगर लॉजिकली? सी पे नहीं अप्लाई होगा, B2C पे अप्लाई होगा। मैंने ये बात की कि मैं एक ऐसा हाइपर मार्केट हूँ, मुझ पे अप्लाई होगा। अभी तक तो मुझ पे नहीं हो रहा क्योंकि आई एम डूइंग B2C बिजनेस, ठीक है। कस्टमर पे करेक्ट। अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन B2C बिजनेस करने वाले पे अप्लाई हो रहा है, होगा। अभी नहीं हो रहा लेकिन लेटर ऑन होगा। लेकिन वही जो B2C बिजनेस कर रहा है उसका आउटपुट कहाँ पे जा रहा है, उसका ट्रैक जो होगा जिसके ऊपर हो रहा है, वो तो आगे हाँ जी, उसका इनपुट नहीं ना ले करेगा ना। नहीं उसने नहीं सिर्फ लेना, उसका वो उस पे आउटपुट अप्लाई के भी लिए, नहीं हाँ होगा, सिर्फ, फाइनल कंज्यूमर पे। हाँ सिर्फ वो पे नहीं होता, करेक्ट। लेकिन ये है कि उसका जो आउटपुट जा रहा है वो उसका तो होगा, उसके ऊपर तो AR और AP दोनों लगेंगे। अच्छा, सर मेरा एक सवाल दूसरा और भी है। सर ये एक एक बिजनेस को मिनट, एक मिनट, एक मिनट, उमर आलम जी जी आपका क्या सर। क्वेश्चन? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल ट्रेडिंग कंपनी है और वो डिफरेंट ब्रांचेस को सामान दे रही है, यानी ये जिस तरह सुपरमार्केट्स हैं इनकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच की अलग से इनवॉइस जनरेट होती है। तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैंने एक दिन में एक कंपनी की 10 ब्रांचेस को माल दिया है और मैं एक कलेक्टिवली इनवॉइस 10 की एक इनवॉइस बना के अपने ASP को दे दूं जिसमें देखें डिपेंड कस्टमर की करता है, या एक्नॉलेजमेंट नहीं है। नहीं उमर आलम इसमें देखें डिपेंड करता है मल्टीपल पार्टीज, अगर उन पार्टीज की सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, सेपरेट कंपनीज हम्म हैं, या वो डिफरेंट एंटिटीज हैं, तो तब आप एक इनवॉइस नहीं बना सकते। लेकिन वो अगर आप ही की हम्म ब्रांचेज हैं, तो ब्रांच तो पार्ट होती है, आपकी मेन एंटिटी का पार्ट होती है। मेरी फर्म में हम्म क्विक एशफोर्ड ऑडिटिंग, इसकी एक ब्रांच ओपन कर ली। क्विक एशफोर्ड हम्म ऑडिटिंग और इसकी ब्रांच के बीच में ये दो पार्टीज ही नहीं है, दे आर जस्ट लाइक सेम पार्टी, हम्म तो इनके बीच में कोई इनवॉइस हम्म जनरेट होगी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर सेपरेट ये चीज एंटिटी मैं है, आपकी समझ गया हूँ सर, सॉरी। ये चीजें आपने पहले एलेबोरेट की हैं। मेरा जस्ट सवाल ये है कि एक्चुअली ब्रांचेज ही हैं, एक से मेन पार्टी है उसके अंडर 10-50 ब्रांचेज हैं और जब हम ब्रांचेज को स्टॉक दे रहे हैं तो हर ब्रांच अपनी इनवॉइस अलग से इशू कर रही है जिसको एक्नॉलेज कर रही है। यानी मैं सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मेरी कंपनी एक ही है लेकिन आगे जिनको हम माल दे रहे हैं उनकी 10 ब्रांचेज हैं और 10 ब्रांचेज पे अलग अलग इनवॉइस वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। जब मैं सिस्टम में आऊंगा नहीं मुझे वो आपने, 10 अलग उमर से उमर अपलोड सॉरी करनी। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, 10 सेपरेट जी। इनवॉइसेज जाएंगी, एक नहीं जा सकती, यानी उनको हम हमेशा कंबाइन नहीं कर टेक्नोलॉजी, सकते। हाँ जी, क्योंकि डिफरेंट हैं। अगर ओके। फर्ज करें कि इनवॉइस जी। एक ही पार्टी ने पे करनी है, एक ही पार्टी है जो आपको कह रही है कि आप फलां 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 लोकेशन पे सामान ड्रॉप कर दें, तो ये ट्रांजेक्शन एक हम्म पार्टी से हुई है। अगर एक ही पार्टी आपको डिफरेंट जगहों पे सामान ड्रॉप करने का कहती है, तो एक ही पार्टी से आपकी ट्रांजेक्शन हुई है। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन ही अभी डिफरेंट पार्टी से हुई है, ट्रांजेक्शन ही डिफरेंट जी। पार्टी से हुई, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपने डिफरेंट इनवॉइसेस जनरेट करनी है। अब इसको ना मैं थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट कर दूं। मेरा एक हाँ क्लाइंट अच्छा है जो उमर, सुपर सॉरी मैं आपको मार्केट्स इंटरप्ट को कर दूं, आपका जी। क्वेश्चन इस तरह का है ना कि वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, वो आप मुझसे प्राइवेट में पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके सर, इस पे अच्छा, बाद में हम अलग से बात कर लेंगे। मेरा इसी के हवाले से एक छोटा सा और क्वेश्चन था कि अगर हम हमारा इनपुट इनवाइस यानी हमें अपने परचेजर की इनवाइसेस भी यहाँ अपलोड कर रहे हैं जो क्लेमेबल हमारा वैट है, लेकिन परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने अभी तक इनवाइसेस अपलोड नहीं की, यानी उनकी अभी तक वो सेल रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ये किस तरह क्लैश आएगा? यानी मैंने इनपुट क्लेम कर लिया लेकिन जिसका आउटपुट था उसने अभी तक ASP को अपॉइंट ही नहीं किया या एंट्री ही नहीं की, तो उसमें नहीं मुझे अभी कुछ तक, नुकसान है या वो?
नहीं नहीं, अभी तक तो देखें, अभी तक तो एएसपी अपॉइंट करना एक चीज है और गोइंग लाइव, लाइव इनवॉइस जनरेट जी। करना सेकंड चीज है। वो एक छोटा सा हम्म। गैप आ रहा है 5-6 मंथ का, वो 5 to 6 मंथ कवर हम्म। हो जाएगा। ठीक है। हाँ, लेटर ऑन आप चीजें मजीद स्ट्रीम लाइन होंगी जब सब पे अप्लाई होगा, लेकिन 5 to 6 मंथ के लिए एक गैप मौजूद है। बेहतर है जी, बेहतर समझ। सर मुझे एक ठीक है। चीज़ और अच्छा वसीम, पूछनी थी। वसी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ जी, हेलो। आ रही है। जी जी। अच्छा सर, मेरा ये अंडरस्टैंडिंग ये पूछनी है कि अब जो ई इनवॉइसिंग का जो सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है, बेसिकली इसका एम तो ये है ना कि जो वैट का फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है वो ना हो, ट्रेसिबिलिटी जो है वो विजिबिलिटी हो एफटीए के पास। अच्छा यही वसी, मेन एम है ये पूरा डीजल इनवॉइसिंग बहुत का। आप कह रहे हैं, इसे इस पॉइंट को आप कह रहे हैं कि ये इनिशिएटर था जिसने ये तमाम चीज ट्रिगर की, बट अब आप नहीं कह सकते। आप तो देखेंगे कोई आउट ऑफ स्कोप भी बिजनेस करता है, कोई ऐसा बिजनेस है जिसका हम्म। वैट आउट ऑफ स्कोप है, इवन ये इनवॉइसिंग उस पर भी जी अप्लाई होती है। तो अब इसका मेन पर्पज डिजिटलाइजेशन एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है। जी जी, ठीक, बिल्कुल होगा। मैं यही बस क्वेश्चन था, क्योंकि अगर मैं इस एंगल से देखे ना, वैट सिर्फ होता तो जो बिजनेस वैट रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका रेवेन्यू 3,75,000 से कम है, तो उसके ऊपर भी इनवाइसिंग की इम्प्लीमेंटेशन होगी होगी, जारी बात अगले स्टेज पर जी जाके एग्जैक्टली, होगी। सब पे होगी। तो जारी बात है, अब वो भी अपनी इनवाइसेस को सबमिट करवाएंगे अपने एएसपी की तरफ, सारी बात होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि अब एक बिजनेस है, जैसे मेरा बिजनेस, हम तो सेल इनवाइस से सबमिट करवाएंगे, और हमारा जो सप्लायर है वो, हाँ, अपने एएसपी के थ्रू हम तक इनवाइसें भिजवाएगा। तो आप एफटी के पास दोनों डाटा पहुंचेगा, हमारी तरफ से सेल वाला पहुंचेगा, हमारे परचेज जो सप्लायर होगा उसकी तरफ से परचेज वाले का पहुंचेगा। तो अगर दोनों में कोई, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है जहाँ हम वैट ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं और उसके उन्होंने सबमिट नहीं करवाई इनवाइसें वगैरह, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है इस केस में, अगर वैट पोजीशन चेंज होती है एफटीए की और हमारी वैट रिटर्न की, तो उस केस में कैसे एफटीए इसको देखेगा फिर? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ई इनवॉइसिंग में अभी तक चूंकि इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, काफी सारी क्लियर चीजें नहीं होंगी, लेकिन ये चीज है कि ई इनवॉइसिंग के थ्रू आपकी ज्यादातर फील्ड प्री पॉपुलेटेड होंगी। तो ई हम्म। इनवॉइसिंग के थ्रू डाटा लाइव जनरेट हो रहा है, लाइव पहुंच रहा है, तो डिफरेंस का बहुत कम चांस है कि अब आप कह रहे हो कि 500 बैट बनता है, मैं कहूँ 450 बनता है, इसका चांस खत्म हो जाएगा। सर एक एग्जांपल जैसे अभी हमने डिस्कस की है, अगर हम परचेज कर रहे हैं एक बी टू सी बिजनेस से, हमने वैट क्लेम किया होगा ना उस पे, लेकिन हमारा जो बिजनेस है वो तो अभी बी टू सी का है, इस वजह से तो वो रजिस्टर्ड नहीं है अपने ईएसपी की तरफ। तो हमने क्लेम तो डाला होगा अपनी वैट रिटर्न में, बट एफटी के पास विजिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो परचेजेज है उसने तो सबमिट ही नहीं करवाई होगी, तो हमारा क्लेम ज़्यादा आ रहा हाँ, होगा, लेकिन हाँ जी, एफटी के वो पास एक, वो नहीं पोजीशन नहीं देखें, होगी। बी टू बी या बी टू सी के चक्कर में जब एक पार्टी पे ई इनवॉइसिंग अप्लाई हो रही है और सेकंड पार्टी पे नहीं हो रही, वहां पे एक गैप लाजमी आएगा। ठीक है, ये लेटर ऑन चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हम्म। ठीक ठीक हो है। गया जी, अच्छा यही क्वेश्चन था सर। इधर एक और चीज के, चूंकि ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है, अगर आप लोगों के क्वेश्चन स्पेसिफिक हैं तो वो प्लीज आप मुझसे व्हाट्सएप पे या प्राइवेट में पूछ लें, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिलेट कर रहे होते हैं सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन से। तो वो आप सर मैं एक जनरल, क्विक अगर कोई सा जनरल सर, ये क्वेश्चन है जो सबसे रिलेट करता है वो पूछ। जनरल नहीं है सर, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। सर ये बैंक्स का जो है, तो बैंक्स का तो कैसे रहेगा? बैंक्स का तो कस्टमर से रिलेटेड इनवॉइस रेज करता है ना बैंक, तो बैंक नहीं नहीं, कैसे सिर्फ करेगा? कस्टमर से रिलेटेड नहीं करता। बैंक बैंक टू बैंक भी करता होगा, बैंक कस्टमर भी करता होगा, बहुत सारा कुछ नहीं करता है, नहीं, तो ये जो बैंक एक्सेप्शन है, मैं एक बात बता दूं इधर, ये जो एक्सेप्शन है ये उनके लिए जो कंप्लीटली बी टू सी कर रहे हैं, जिनमें पार्शियल भी बी टू बी एलिमेंट मौजूद है, उन पे इनवाइसिंग अप्लाई होती है। सर ये मेरा क्वेश्चन था, ये जो एएसपी को हमने इनवाइसेस एक्सपोर्ट करनी है, तो किस तरह कोई एएसपी हैं कि जो आपको बताते हो भाई कि मैक्सिमम अगर आपकी इतनी इनवाइसेस हैं महीने की, तो आप हमें एक्सपोर्ट कर लिया करें, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है? कोई इस तरह का थ्रेशोल्ड बता सकते हैं आप? नहीं, ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। ओके सर। ये डिपेंड करता है एएसपीज आपको किस तरह की ऑफर्स कर रहे हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं। कई तो आपसे पूछते हैं आपकी एस्टिमेटेड कितनी इनवाइसेस होंगी, एडवांस स्टेज पे पूछ के आपको 1 साल की कॉस्ट दे देते हैं। और लेकिन ये है कि ये आपने खुद अपनी सहूलत देखनी है, क्योंकि वो तो आपको पोर्टल का लाइसेंस देंगी, बट आपके लिए ज़्यादा इन्वॉइसेस इस तरह से एक्सपोर्ट करना वो बाजू का पॉसिबल नहीं होगा।
ठीक है। ओके, अच्छा सर। सर आपने कहा कि आपने कोलैबोरेशन की है एएसपी के साथ, 4-5 एएसपी के साथ, तो उसमें आपका रोल क्या होगा? हमारा रोल उसमें रिकमेंडेशन है, देन बी टू मार्केटिंग बी। टाइप? नहीं नहीं नहीं, देखें, अगर वही आप डायरेक्टली एएसपी के पास जाएंगे ना, आप इसके एग्जांपल ऐसे ले लें, आप किसी ऐसे मुल्क में या यूरोप में जहाँ पे आपका मेडिकल फ्री है, ठीक है, आप जाएंगे, आपको सरकारी हॉस्पिटल वाला टाइम ही नहीं देगा। ऐसे ही होता है ना, फिर आप पैसे दे के प्राइवेट वाले के पास चले जाते हैं। हमारा होता ये है कि हमारा एएसपी के साथ लिंक है। अगर आप डायरेक्टली एएसपी के पास जाएंगे, आजकल तो खैर एएसपी वाले काली एएसपी काली नहीं उठाते, ठीक है। सेकंड, आपको जो बी टू सी प्राइस मिलेगी वो मे भी मिल रही हो 5,000, लेकिन हम चूंकि उनसे एक बल्क में चीज़ खरीदते हैं, उनको डेफिनेटली हमें वो कम पड़ता है, ठीक। तो हम बाद, अच्छा, इसके बाद हमारा रोल रिकमेंडेशन की स्टेज पे होता है। बहुत सारे एएसपी ऐसे होते हैं जो आप अपॉइंट कर लेते हैं, लेकिन लेटर ऑन वो आपके सिस्टम से इंटीग्रेट नहीं हो सकते, मैच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, एक गैप एनालिसिस किया जाता है कि क्या आपका सिस्टम आपका एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड कोप करने के काबिल है, क्या आपके लिए एएसपी फिजिबल है या नहीं, ठीक है। लाइक हमारी सिग्नेट के साथ भी है, मार्मिन के साथ भी है पार्टनरशिप, टैली के साथ भी तो मतलब हर एएसपी की जो स्पेसिफिकेशंस है वो है। अकॉर्डिंग टू एग्जैक्टली वो, जी। कस्टमर है। और उसके तो बाद किस तरह से इंटीग्रेशन, हमें कौन सा उसके बाद हाँ, कौन सी सिलेक्शन करनी है, तो वो आप बताएंगे कि आपके लिए जी, बेस्ट प्लस आपकी पॉसिबल ऑनबोर्डिंग, सोल्यूशन। आपको एफटीए से लिंक करना, ऑनबोर्डिंग ये हमारा काम है। इसके अलावा इंटीग्रेशन में भी हम असिस्ट करते हैं, ओके। ठीक है। अच्छा, सर बाकी मेरे प्लीज अगर काफी कोई भी काफी बाकी सवाल प्लीज जो भी हों वो प्राइवेट में पूछ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। सर मेरी भाई नेक्स्ट मीटिंग, एक सवाल है सर, एक सवाल है। सवाल जी ये है पूछ। कि इसमें ये जो लिमिट दी है, तो मेरी सेल अगर एनुअली 25 से 30 के मिलियन के दरमियान रहती है, तो क्या मेरे लिए फिर भी एप्लीकेबल है ये? कितने के दरमियान रहती है? 25 से 30 मिलियन। देखें, 50 मिलियन से ऊपर का एक थ्रेश होल्ड है और एक 50 मिलियन से नीचे का है। सही है। 50 मिलियन से ऊपर की आपके पास डेडलाइन है 31 अक्टूबर, और अगर इससे सही है। नीचे है तो फिर आपके पास डेट है 31 मार्च। 31 मार्च, सही है। ओके, थैंक यू ठीक है, सर। ओके, वेलकम। प्लीज बाकी अगर कोई भी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन है ईशान, जी वालेकुम अस्सलाम। जी ईशान। जी सर, जब कंपनीज के जो स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, जो परचेज करता है, लाइक किसी ने अमेजोन से परचेज कर लिया, वन टाइम सप्लायर होता है, या कोई दूसरा सप्लायर वन टाइम सप्लायर है, वो भी थ्रू इस प्रोसेस के थ्रू रूट होगा? कंपलसरी है उसके लिए भी सारा कुछ? देखिए, आप पे अगर आपका लाइसेंस भी लिया हुआ है ना आपने, ठीक है, तब तो भी होगा आपने ये। एएसपी अकाउंट करना है, उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। हाँ, बी टू सी पे और नहीं होगा। हाँ, सो मीन्स कि स्टाफ रिम्बर्समेंट पे नहीं होगा, ये सिर्फ जो हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं एग्जैक्टली, उसके आप ऊपर होगा, रिइंबर्समेंट में क्योंकि वो नहीं होगा, B2C जी। बन तो जाएगा। एग्जैक्टली, जी ठीक है। ऐसा बाकी प्लीज अगर कोई क्वेश्चन हो वो प्राइवेट में पूछ लीजिएगा। एंड आई बिलीव क्या हमारे ऐसे वेबिनार होते रहने चाहिए। जी, बिल्कुल सर, लाजिम होने चाहिए, अपडेट होती रहती है। और यहाँ पे जिस जैसा कि आजकल बहुत ज्यादा अपडेशन चल रही है, आने वाले टाइम पे भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, तो अच्छा, एक थैंक और यू सो चीज़ मच कि सर जो फॉर रियल योर एस्टेट टाइम। कंपनीज हैं, जो यूएई में रियल एस्टेट कंपनीज हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिटर्स हैं, जेमस्टोन डीलर्स हैं, प्रीशियस मेटल डीलर्स हैं, उन सब के लिए एएमएल की रिक्वायरमेंट भी मौजूद है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की। इसी तरह सीएसपी कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर पे भी ये अप्लाई होती हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीकेंड, कमिंग सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे एक वेबिनार रखेंगे, एक सेशन रखेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि ये कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि ये स्पेशली फ्रीलांसर्स के लिए, या जिन्होंने इधर अकाउंटिंग की कंपनी सेटअप की हुई है, कई को पता ही नहीं है कि उन पे एएमएल भी अप्लाई होता है, हालांकि उस पे 50,000 दरम से फाइन स्टार्ट होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम एएमएल पे नेक्स्ट सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे हम एक वेबिनार रखेंगे। उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कि बहरीन में भी कारपोरेट टैक्स आ रहा है। इंशाल्लाह ताला हम फर्दर 2 वीक्स के बाद एक बहरीन में जो कारपोरेट टैक्स है उस पर वेबिनार रखेंगे, क्योंकि वो एक नई मार्केट है, उसमें भी आप लोग पेनिट्रेट कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग कारपोरेट टैक्स सर्विसेज। वो भी एक हेल्दी मार्केट बन जाएगी, ठीक है। सर ये सर जाते ये हुए आज बताई की जाइएगा कि ये एएमएल है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इसकी किस हद तक इम्पोर्टेंस है यूएई के अंदर? देखिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मैं 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। एंटी, ठीक है, उसकी बेसिक स्टेप्स बता देता हूँ। आप बैंक में जाया करते थे पैसे डिपॉजिट करवाने, कि पैसा सेफ होगा और पैसा लिक्विड होगा, ठीक है, कभी भी निकलवाया जा सकता है।
लेकिन आप वहाँ पे जाया करते तो बैंक कहा करते थे कि आप हमें अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं, सर्विस स्लिप दिखाएं। अब हुआ ये कि लोगों ने कहा कि ठीक है, हम पैसे बैंक में नहीं रखते, हम रियल एस्टेट में रख लेते हैं, वो सेफ भी है, वो लिक्विड भी है, गोल्ड में रख लेते हैं। तो इन सब को देखते हुए जो रिक्वायरमेंट्स बैंक पे और इंश्योरेंस कंपनीज पे अप्लाई होती थी, अब ये बहुत सारी कंपनीज पे, बहुत सारे प्रोफेशन पे अप्लाई होती हैं। उसमें अकाउंटेंट्स हैं, रियल एस्टेट वाले हैं, जेमस्टोन डीलर्स हैं, ऑडिटर्स हैं। हमने अपने क्लाइंट्स को वैसे ही चेकआउट करना होता है, उनसे फॉर्म लेना होता है, केवाईसी फॉर्म, उनके सोर्स ऑफ इनकम देखना होता है, उसको एक बाकायदा सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक करना होता है कि ये कहीं कोई मोस्ट वांटेड बंदा तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बीइंग एन अकाउंटेंट किसी ऐसे बंदे को सर्विस प्रोवाइड कर दी जो कोई मोस्ट वांटेड बंदा है, यूके में मोस्ट वांटेड है, आप जो यूके में जाएंगे आपको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। प्लस यूएई में इस पे बहुत हेफ्टी फाइन है, वैसे तो पूरी दुनिया ही में है, लेकिन यूएई में अथॉरिटीज इस पे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही हैं। तो ये अगर आपने अकाउंटिंग रिलेटेड सर्विसेज देनी है, बिजनेस करना है, ठीक है, ये जॉब सीकर पे या जो जॉब करते हैं उन पे अप्लाई नहीं होता। तो ये इस पे इंशाल्लाह ताला हम फर्दर डिस्कस करेंगे 15 डेज में, 14 डेज में इंशाल्लाह। तो सर ये ओके सर, इसका थैंक यू। आज की क्लास के नोट्स और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ जी, रिकॉर्डिंग की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, वो आपको दे देंगे। तो पिछला वाला तो जो सर क्लास खत्म होने के फौरन बाद ही एलएमएस बंद कर दिया था उन्होंने। जी इरफान, क्या कह रहे थे? सर मैं ये ठीक कह है, रहा हूँ कि आपको हमारा जब इंशाल्लाह क्लास ताला खत्म हुई तो हमने कहा इरफान बाद को में प्राइवेट देखेंगे मैसेज कर LMS। दीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू।